सुधीर सक्सेना सर, शिवराज सिंह चौहान साहब की ये जो जीत है, क्या ये जीत उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा सकती है या फिर कोई मंत्रालय तक ही उनको फिर सीमित कर दिया जाएगा? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस खेल में, जो खेल मोदी जी और शाह साहब खेलते हैं। क्या उस खेल के समर्थन में शिवराज सिंह उतरेंगे और क्या मोदी के यशमैन के रूप में वो काम कर पाएंगे या काम करना चाहेंगे? दोनों चीजें हैं। जी जी जी, धन्यवाद राम जी। अभी कुछ बातों की ओर हमारे सहयोगी वक्ता धनंजय जी ने संकेत किया है, वो बातें बड़ी मायने रखती हैं। शिवराज सिंह चौहान के भविष्य के बारे में आकलन करने के पूर्व उनके मिजाज को, उनके सियासी मिजाज को और उनके संदर्भों को समझना जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता है जो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़े हैं। छात्र संगठन, युवक संगठन, भाजयुमो वगैरह इन सबसे गुजरते हुए वो सांसद होते हुए बाद में मध्य प्रदेश की राजनीति में आए हैं। इस प्रदेश की राजनीति में उन्हें सुंदरलाल पटवा का शिष्य माना जाता है और सुंदरलाल पटवा ने उनको प्रमोट करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने किया था। विदिशा ऐसी लोकसभा की सीट है जहां से एक जमाने में गोयनका, जो कि बाहरी व्यक्ति थे, जीतकर संसद में पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने गर्दिश काल में उन्होंने विदिशा से चुनाव लड़ा था और विदिशा जो एक जमाने में हिंदू महासभा का गढ़ रहा है, वहां से वो जीतकर संसद में पहुंचे थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और लखनऊ को चुना था। और यही अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त माहौल ऐसा था कि ग्वालियर में माधवराव सिंधिया से 2.25 लाख वोटों से चुनाव में हारे थे। ये संदर्भ आप याद रखिए। और जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, वो विदिशा से भोपाल बरास्ते दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी राजनीति की असली शिक्षा, दीक्षा, व्यावहारिक शिक्षा जो है दिल्ली में हुई है। अटल बिहारी विदिशा के बारे में कहा जाता है कि विदिशा में एक दौड़ जो होती है जिसमें कि बेटन जो है एक धावक दूसरे धावक को थमा देता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना बेटन शिवराज सिंह चौहान को थमाया था। शिवराज सिंह चौहान ने अपना बेटन सुषमा स्वराज को थमाया और वो बेटन इस वक्त जो है फिर से शिवराज सिंह चौहान के हाथों में आ चुका है। वो संसद के लिए बड़े बहुमत से निर्वाचित हुए हैं। वाराणसी जैसी सीट से नरेंद्र मोदी सिर्फ लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। जीत के इस अंतर पर गौर करें तो शिवराज सिंह चौहान की जीत के मायने और उनकी लोकप्रियता का पैमाना सहज ही समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो 240 के करीब सांसद चुने गए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी 116वीं पायदान पर हैं, यानी 115 सांसद मोदी से अधिक वोटों से चुनाव में जीतकर संसद में पहुंचे हैं। अब रही मिशन 29 की बात। विधानसभा के नतीजे जो अप्रत्याशित थे, आने के तत्काल बाद सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मिशन 29 अब उनका लक्ष्य होगा, जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने स्वीकार किया और उस दिशा में सचेष्ट हुए। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के सारे लवाजमे ने एक सूत्रीय अभियान छेड़ा कि किसी भी तरह से कांग्रेस का अजयगढ़ छिंदवाड़ा फतेह करना है। वहां के महापौर को, वहां के विधायक को, वहां के कार्यकर्ताओं को, वहां के पदाधिकारियों को, सारे लोगों को राजनीतिक हाका लगाकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया गया। ये जो कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह या कमलनाथ को रिटायर हो जाना चाहिए, तो आप इस बात पर गौर करें कि दिग्विजय सिंह और नरेंद्र मोदी की आयु में कितने सालों का अंतर है। इस लिहाज से तो नरेंद्र मोदी को भी इस साल के अंत तक या अगले साल भारतीय राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए और मार्गदर्शक मंडली में आकर बैठ जाना चाहिए। लेकिन यही है कि सफलता के वाहक सब होते हैं और हार की पालकी का कहार कोई नहीं बनना चाहता। तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वो उसके आक्रामक रुख, संसाधनों की विपुलता और काडर की जीत है और उसमें मशीनरी की
बहुत अग्रणी भूमिका रही है। चूंकि इस बात का प्रमाण नहीं होता या प्रमाण नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है कि कहाँ कितना बड़ा लोचा या कितना बड़ा खेला हुआ है। लेकिन राम जी, आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में अनेक सीटों पर खेला हुआ है और लोचा है। इसी का नतीजा है कि मिशन 29 केन प्रकारेण पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली। अब हम आए शिवराज सिंह चौहान के भविष्य के ऊपर। शिवराज सिंह चौहान या कोई भी मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा नहीं है जो हाईकमान या आरएसएस या केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के खिलाफ चू चौपड़ कर सके। उनको जो भूमिका दी जाएगी उसको ये लोग नतशीर होकर स्वीकार करेंगे। इनके भीतर वो मेटल नहीं है जिसके बूते प्रश्न या प्रति प्रश्न करने की मानसिकता निर्मित होती है। शिवराज सिंह चौहान एक आरएसएस के बहुत आदर्श प्रशिक्षित राजनेता हैं और उनको जो भी भूमिका दी जाएगी उसको वो निभाएंगे। वसुंधरा राजे के माथे पर सले पड़ सकती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता इंक्लूडिंग शिवराज सिंह चौहान ऐसा नहीं है जो अपनी नाक भौं चढ़ाए या जिसके माथे पर आप सलोटे देख सकें। उनको मुख्यमंत्री बनाने में उस वक्त प्रमोद महाजन की बहुत उल्लेखनीय भूमिका थी। दावेदार बहुत सारे थे, लेकिन प्रमोद महाजन की पहल पर और उनके चयन पर शिवराज सिंह चौहान को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 4 पारियां खेली। लाडली बहना जैसी योजना जिसके बूते ये दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कामयाबी हासिल की है, उसको छोड़ दें तो 18 वर्ष का कार्यकाल मुख्यमंत्री का कम नहीं होता। 18 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी मुख्यमंत्री चाहे तो अपने प्रदेश का कायाकल्प कर सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ऐसा कोई भी कोई बड़ी कामयाबी करने में या मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में विफल रहे। मुझे अभी भी लगता है कि क्योंकि वो कॉमन मैन से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनका स्वभाव विनम्र है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नड्डा के विकल्प के तौर पर उन पर विचार कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो एक आदर्श राजनेता या सांसद हो सकते हैं। वैसे भी नड्डा जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं, जबलपुर में उनकी ससुराल है और ससुराल के ही एक गृह उनके प्रदेश के एक नेता को जो लोकप्रिय है, निश्चित ही लोकप्रिय है और कॉमन मैन से आइडेंटिफाई है, बहुत मुमकिन है कि हम जल्दी ही उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखें। राम प्रकाश, व्यापक घोटाला भी है, डंपर घोटाला भी है, अभी नरसिंह होम घोटाला भी आया है, बहुत सारे लांछन है। अभी हम शिवराज सिंह चौहान की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। अगर हम घोटालों पर बात करेंगे तो एक उसके अलग से सत्र चाहिए हमें। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो नाम अभी धनंजय सर ले रहे थे, जरा उनके वो बता दें कि क्या कुछ उसको माना जाए, क्या समझा जाए, इंडिया गठबंधन को क्यों वहां सफलता नहीं मिली। जोड़ लिया जाए। दूसरा आरएसएस, सर आरएसएस को लेकर के भी एक बात हो रही थी, तो मैं जरा आपसे ये भी समझना चाहूंगा। ठीक है कि आरएसएस बीजेपी सब एक हैं, लेकिन आरएसएस को मात्र संगठन माना जाता है। ये भी माना जाता रहा है कि आरएसएस बहुत कुछ तय करता रहा है भाजपा में। नड्डा ने जो बात कही कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आरएसएस की जरूरत थी भाजपा को, अब नहीं है, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, और स्थिति भी कमोबेश ऐसी दिख रही है। मोहन भागवत बेहद कमजोर हालत में दिख रहे हैं। मान लिया जाए कि आरएसएस का दौर खत्म, आरएसएस का जो सियासी असर था वो खत्म। सर अनम्यूट कर लें, सुधीर सर म्यूट हैं आप। जी अब आई आवाज? आवाज आई? हाँ जी। धनंजय जी ने भी कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही और मुझे लगता है कि धनंजय जी अगर हमारी इसी तरह के विमर्श में भाग लेते रहे तो हम लोगों को फिल्में भी देखनी पड़ेंगी। इन्होंने जो अनिल कपूर की फिल्म बताई, दुर्भाग्य से कहे या योगायोग है कि मैंने वो फिल्म नहीं देखी। बहुत सारी फिल्में बनी है, दिलीप कुमार ने लीडर फिल्म में रोल किया था, वो फिल्म भी याद होगी। तमाम जो है अनिल कपूर की और भी फिल्में हैं। खैर, फिल्मों की बात नहीं, मैं एक शेर कहूंगा, उसके बाद आपकी बातों का जवाब दूंगा। जरा सी हुक्मरानी क्या मिली वो, जरा सी हुक्मरानी क्या मिली वो, खुदा बनने की तैयारी करे है। जरा सी हुक्मरानी क्या मिली वो, खुदा बनने की तैयारी करे है। तो जो जिसे जगन्नाथ
स्वामी को जिसका भक्त बना दिया जाए, जो अपने को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने से इनकार करते हुए अविनाशी अवतार बताए, तो उसके राज्य में क्या होगा या उस पर क्या टिप्पणी की जाए, ये बहुत बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि धनंजय जी ने कहा, मैं बिल्कुल शत प्रतिशत सहमत हूं कि आरएसएस में या बीजेपी में या इसके आनुषंगी संगठनों में कोई अंतर नहीं है। विषैले बीजों और पौधों की नर्सरी अगर कोई है तो वो आरएसएस है, और हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाने का किंडरगार्टन अगर कोई है तो वो भी आरएसएस है। भागवत कमजोर हो सकते हैं, मुमकिन है कि मोदी ने उनकी अवज्ञा या अवहेलना की हो, लेकिन आरएसएस का जो ढांचा है, आरएसएस का जो काडर है, आरएसएस का जो पाठ है, वो आज भी मोदी की ताकत है और उसी के बूते वो सत्ता में पहुंचे हैं। रही बात उड़ीसा की या छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने बहुत बेमन से चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में जिस नेतृत्व की आप बात करते हैं, दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जोड़ी की, उसकी असफलता कांग्रेस की शोचनीय पराजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाती आई है, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन आप उड़ीसा में, जैसे कि धनंजय जी कह रहे थे, आप अगर उड़ीसा के किसी कांग्रेसी नेता का नाम पूछें जिसके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़कर जीतने की कोशिश की हो, तो वहां आपके पास कोई नाम नहीं है। गलत सही कैसा भी था, लेकिन पटनायक के बाद वीके पांडियन का नाम था। यहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो इनके पास कोई नेता ही नहीं है। उड़ीसा में कोई नेता नहीं है जिसके बूते कांग्रेस ने सत्ता में आने का तो छोड़िए, अंक तालिका में आने की कोशिश की हो। और ये तीनों प्रदेश ऐसे हैं जहां राम रसायन बहुत सांद्र है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना सांद्र है राम रसायन, और गैर मुद्दों पर बुरी तरह से हावी है। बिहार की तरह अगड़ों पिछड़ों की राजनीति नहीं है, यहाँ विकास की राजनीति हावी बिल्कुल नहीं है। यहाँ महाकाल का कॉरिडोर बनाकर, राम मंदिर बनाकर, फला जो है देवी के मंदिर पे छाजन छाकर, यात्रा निकालकर, इससे काम चल जाता है। महादेव ऐप की डायरी का हल्ला मचाकर या राजस्थान में लाल डायरी का हल्ला मचाकर चीजों से काम चलाया जाता है। तो विकास मुद्दे नहीं। और मुझे लगता है कि अगर बिहार में भी कांग्रेस ने जरा ज्यादा सलीके से चुनाव लड़ा होता तो वहां अंक तालिका में उसको बेहतर स्थान मिल सकता था। रही बात, शुरुआत आपने शिवराज से की, तो शिवराज सिंह चौहान ना तो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, ना योगी आदित्यनाथ हैं, और न ही विकास पुरुष गडकरी की तरह उनकी छवि है। वो बहुत अनुशासित, कथित तौर पर अनुशासित सिपाही हैं। कोई चूं चपड़ नहीं करेंगे। उनसे कहा जाएगा बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, खड़े होने को कहा जाएगा तो खड़े हो जाएंगे, और यहां तक है कि उनसे कहा जाएगा भाई साहब आप जरा थोड़ी देर बाहर जाके बैठिए, हम आपको बुलाते हैं, तो वो बाहर जाने से भी इनकार नहीं करेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान का कैरेक्टर है, ये उनका सियासी मिजाज है। और इस बार गौर करें, गुजरात में बड़ा हल्ला था कि रूपाला फैक्टर जिसका असर हरियाणा और राजस्थान और दूर दूर तक पड़ेगा। स्वयं रूपाला जीत के आ गए गुजरात से। प्रहलाद जोशी फैक्टर का कर्नाटक में असर पड़ेगा, वीर शैव नाराज हैं, लिंगायत नाराज हैं। खुद प्रहलाद जोशी धारवाड़ से चुनाव जीत कर आ गए हैं। सुखद बात यह है कि तेलंगाना में माधवी लता चुनाव हार जाती है, अन्नामलई तमिलनाडु में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़, जहां ये जो विषबेल मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक की विषबेल जिस तरीके से डाक बेल पनपी और जिस तरह से 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, ये बहुत चिंतनीय है और आने वाले वक्त के लिए भी बहुत गंभीर विषय जिस पर विचार किया जाना चाहिए। और कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए कि अपने वक्त के गढ़ को किस तरह से लगातार जो है पटखनी खाती जा रही है। राम प्रकाश जी।